नेक्स्ट मेथड इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इससे भी जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा पॉलीमर का, वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। तो जितने भी मेथड हैं वो सारे नंबर एवरेज को निकाल रहे हैं, सिर्फ लाइट स्कैटरिंग वाला मेथड ऐसा है जो वेट एवरेज को निकाल रहा है। सो दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग द molecular weight in the range 10 power 4 to 10 power 6, and it is based on the osmotic pressure measurement of the polymer solution। इसका मतलब हम एक पॉलीमर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और फिर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है, कि ये है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली में। इसके लिए हमें इस डायग्राम को स्टडी करना पड़ेगा। आपकी बुक से डायग्राम उठाइए, मैंने ये पेस्ट की है यहाँ पे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप का यू ट्यूब का वेसल है, यू टाइप का वेसल है, सॉरी। तो ये यू टाइप का जो वेसल है, इसमें ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। आप ये लेके चलो कि ये एक वेसल था और इसमें हमने सॉल्वेंट को फिल किया हुआ था। हम यहाँ पे हालांकि सॉल्यूशन लिखा हुआ अभी अभी आपने सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना है। हमने एक वेसल लिया, उसमें हमने सॉल्वेंट को फिल कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्टीशन है जिसको हम कह रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो मेडिकल स्टूडेंट है उन्होंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या करती है कि इसकी खासियत होती है कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू पास करने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगी ये। तो अब आप इमेजिन करके चलो कि ये पार्टीशन लगी है यहाँ पे, और इस तरफ भी सॉल्वेंट है और इस तरफ भी सॉल्वेंट है। क्योंकि बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और सेंटर में प्लेस्ड है, तो क्योंकि इतना ही अमाउंट सॉल्वेंट का इस तरफ है, इतना ही अमाउंट सॉल्वेंट का इस तरफ होगा, तो नेट इफेक्ट इज़ कि कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ना यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा, ना लेफ्ट से राइट की साइड तरफ को मूव करेगा। मतलब देयर विल बी नो फ्लो अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट सिचुएशन अगर हम थोड़ी सी डिफरेंट करें, अब अगर हम देखें कि यहाँ पे जो प्रेशर है पी नॉट है, पी नॉट मतलब क्योंकि यहाँ भी सॉल्वेंट है यहाँ भी सॉल्वेंट है, तो दोनों तरफ जो प्रेशर रहेगा वो इक्वल रहेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ से। तो इस पिस्टन पे जो ऐसा प्रेशर फील हो रहा है दैट इज इक्वल टू पी नॉट, वो दोनों तरफ बराबर रहेगा। बट कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आएगा अगर हम इसमें थोड़ा सा पॉलीमर ऐड करना शुरू करें। अब पहले यहाँ पे सॉल्वेंट था तो ना तो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी ना कुछ और था, पर जैसे ही हमने इसमें पॉलीमर ऐड करना शुरू किया, तो पॉलीमर का मतलब है कि अभी हम इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं। और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड करने का मतलब है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन है वो इस चैम्बर के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो गई है। क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट इज़ की सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो कम हो गए क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स भी एंटर हो गए हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि एक तरह का केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। मतलब अगर हम केमिकल पोटेंशियल बोले, या आप ये लेके चलो कि यहाँ सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ सॉल्वेंट के कम मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोशिश करेंगे कि हम उस तरफ जाएं जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो जैसे ही हमने इसमें पॉलीमर ऐड करना शुरू किया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कुछ यहाँ से इस तरफ पास करने शुरू करेंगे। इसको कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट का और केमिकल पोटेंशियल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है वो हाई है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। और इस तरफ अगर हम केमिकल पोटेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे लो होगा क्योंकि यहाँ पे कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, कुछ जगह सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। तो नेट इफेक्ट इज़ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब कोशिश करेंगे कि वो सॉल्यूशन की तरफ को जाना शुरू करें। बट अगर हम कुछ अमाउंट से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दें, इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे को मूव कर दें बाई अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर, तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल अब यहाँ से यहाँ एंटर करने की कोशिश कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे वो। तो उसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि जितना अमाउंट का हमने एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ एक्सर्ट किया टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम दिस चैम्बर टू दिस चैम्बर, दिस फैक्टर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें यूज़ करना पड़ा टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि ये कैसे काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड। अब हम देखते हैं कि इस पाई को यूज़ करके हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको एक इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी जैसे आपने लाइट स्कैटरिंग में की थी, और वो इक्वेशन है ये। यहाँ पे एक फैक्टर क्रिएट किया हुआ है पाई बाई सी। अब आपको पता है कि पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या पॉलीमर सॉल्यूशन, डिवाइड बाई सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। सो दिस पाई बाई सी फैक्टर इज इक्वल टू आर टी, और ब्रैकेट में है 1 बाई एम एन बार। तो एक्चुअली में ये एम एन बार है जो हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, प्लस ए टू सी प्लस ए थ्री सी स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, पहले क्या मतलब है इन फैक्टर्स का जो इसमें यूज़ हुए हैं।
तो सी तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पॉलीमर की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई पॉलीमर के ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके साथ फैक्टर्स लगे हुए A2 और A3। अब क्योंकि सी तो कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये जो A2 और A3 फैक्टर है ये क्या है, इनको कहते हैं हम वायरियल कोफिशिएंट्स। तो ये वायरियल कोफिशिएंट्स है, ये है सेकंड वायरियल कोफिशिएंट, और इसको कहते हैं A3 का मतलब है थर्ड वायरियल कोफिशिएंट। तो सेकंड वायरल और थर्ड वायरल कोफिशिएंट्स है। और अब आगे कह रहा है कि एज द सॉल्यूशंस आर वेरी डाइल्यूट, तो अगर हम कंसंट्रेशन को टर्म कम रखेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम का मतलब है कि सॉल्यूशन एज सच हम डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में जो ये फैक्टर होंगे A2C एंड A3C स्क्वेयर, दे कैन बी नेगलेक्टेड, यानी कि हमने इनको फिर अगर हम डाइल्यूट पॉलीमर का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो हम इन फैक्टर्स को नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन रह जाएगी वो सिर्फ यहीं तक रिड्यूस होकर रह जाएगी। अब डाइल्यूट कंसंट्रेशन पे हमने क्या किया, एक प्लॉट किया ड्रॉ π/c वर्सेस इस कंसंट्रेशन टर्म के अगेंस्ट। तो π/c वर्सेस c, तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद पॉजिटिव स्लोप, और जब इसको स्ट्रेट लाइन को ऐसा ओरिजिन को टच नहीं कर रही होगी, बट अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेगी। तो ये जो टर्म यहाँ से निकल के आएगी दैट इज़ कॉल्ड RT/mn बार, यानी कि ये वाली वैल्यू निकलेगी फिर वहाँ से। तो π/c वर्सेस c जो हमने ग्राफ प्लॉट किया और जब उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके वाई एक्सिस पे मिलाया, तो वहाँ पे जाके ये फैक्टर निकला RT/mn बार, जिसको हमने A नाम दिया या A1 कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड वायरल कोफिशिएंट था, ये थर्ड वायरल कोफिशिएंट था। तो जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया हमने तो यहाँ पे फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट निकला A1। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ RT/mn बार विच इज़ इक्वल टू π/c, तो यहाँ से mn बार एक साइड चला जाएगा और बाकी के फैक्टर एक तरफ चले जाएंगे, तो हम यहाँ से mn बार कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3-4 जनरल मेथड थे कि जो कि यूज़ होते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पॉलीमर का। तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको। कुछ मेथड्स आपको लर्न करने पड़ेंगी, कुछ इक्वेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बट इस पर नोट लिखने को आता है, तो ये एज सच आपका जो मैकेनिज़्म है इसको समझने का और सॉल्व करने का वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो आज के लिए इतना काफ़ी है।